Yes, hello and welcome to all of you. Welcome you all to this new daily news digest session. इस सेशन का एजेंडा है कि हम अलग अलग न्यूज़पेपर से जो आर्टिकल्स हैं उनको सिंप्लीफाई कर देते हैं. वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर दैट यू डोंट रीड एक्स्ट्रा, और जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं हम उनको पिकअप करेंगे बेस्ड फ्रॉम वेरियस न्यूज़पेपर्स ऑफ द डे. एंड वी आर ट्राइंग टू डिसाइफर दोज आर्टिकल्स फॉर यू, ताकि आप लोग बिल्कुल एक भी ऐसी चीज ना पढ़े जो आपके एग्जाम ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस. पहला आर्टिकल जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है क्वार्टरली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के ऊपर. द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एट अ रिकॉर्ड लो इन सितंबर क्वार्टर. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सर्वे है जिसका डेटा मैं चाहता हूँ कि हम लोग नोट डाउन करें, बिकॉज इकोनॉमी के आंसर्स लिखते वक्त ये डेटा बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा. इसके अलावा आई ऑल्सो वांट दैट द स्टूडेंट्स हैव अ लुक एट सम कीवर्ड्स हियर. जैसे एक शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. तो इनको भी थोड़ा सा, दैट क्वार्टरली अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर द अर्बन एरियाज हैज डिक्लाइंड टू अ रिकॉर्ड लो ऑफ 6.4%, व्हिच इज अ वेरी गुड न्यूज. बिकॉज अगर देश में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है तो ये एक अच्छी खबर है. In the July to September quarter, as against 6.6% in the previous quarter, as well as the year ago period. Because to calculate unemployment, we basically take up two methods. एक तरीका है जिसमें हम ईयर ऑन ईयर बेसिस में कैलकुलेट करते हैं, पिछले साल इस बेसिस, बिकॉज एवरी सिंगल ईयर हैज 4 क्वार्टर्स एंड वी ट्राई एंड डिसाइफर कि पिछले क्वार्टर में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा था उसके हिसाब से इस साल कितना रहने वाला. फिर सेकंड, दिस डेटा हैज बीन रिलीज्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे निकालता है. एंड आई थिंक दिस एजेंसी बिकम्स इंपॉर्टेंट, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस. The drop in unemployment rate is the lowest since the start of periodic labor force survey in April to June 2018. तो पिछले 6 साल में अब तक का मैक्सिमम ड्रॉप है ये इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एंड दिस कम्स अमिड अ सर्ज इन द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो. तो दीज टू नंबर्स आल्सो बिकम इंपॉर्टेंट. एक तो LFPR. व्हाट इज LFPR? आर्टिकल में ही लिखा है कि इट इज द परसेंटेज ऑफ पर्संस इन द लेबर फोर्स दैट इज वर्किंग और सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क. तो वो लोग जो काम कर रहे हैं, काम की तलाश में हैं और काम करने के लिए इच्छुक हैं, दे बेसिकली आर अ पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, एंड इट हैज शॉट अप टू अ रिकॉर्ड हाई ऑफ 50.4% इन द जुलाई और सितंबर क्वार्टर. इसके अलावा यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर that the pickup in economic activity is mainly a result of greater hiring in the MSMEs, micro, small and medium enterprises. So this in itself is a very good indication, क्योंकि अगर MSMEs में ज्यादा hiring हो रही है तो that means labor intensive employment is increasing, which in the long run is going to benefit the people. फिर कुछ और नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि जेंडर वाइज स्प्लिट दिया हुआ है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.7%. तो दीज नंबर्स कैन बी हैव अ लुक, यू कैन हैव अ लुक एट दीज नंबर्स, बिकॉज ये आंसर में आपके कंटेंट का या डेटा का काम करेंगे. फिर यहाँ पे क्वार्टरली PLFS डेटा के बारे में लिखा है, विच मेजर्स द लेबर मार्केट इंडिकेटर्स सच एज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, LFPR एंड WPR रेट बेस्ड ऑन द करंट वीकली स्टेटस फॉर अर्बन एरिया, CWS. ये टर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है, करंट वीकली स्टेटस, बिकॉज वीक टू वीक बेसिस पे कैलकुलेशन हो रहा है. इसका मतलब ये है कि द लेबर एक्टिविटी स्टेटस इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अ शॉर्टर रेफरेंस पीरियड ऑफ लास्ट 7 डेज प्रीसीडिंग द डेट ऑफ सर्वे. तो ये देखा जाएगा कि जिस दिन सर्वे हो रहा है उसके एक हफ्ता पहले लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, व्हाट वर द नंबर्स इन दिस रिगार्ड, एंड दिस बेसिकली कम्स अप टू बी द करंट वीकली स्टेटस. तो आई थिंक दिस आर्टिकल, दिस स्पेसिफिक एरिया हैज अ लॉट ऑफ डेटा. तो मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स इस डेटा पे थोड़ा सा जोर रखें, और किस तरह का एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान डाल सकते हैं. जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि द डेटा शोड एन इंप्रूवमेंट फॉर द रेगुलर वेज और सैलरीड वर्कर्स एज वेल एज सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स. तो देर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर्स. एक है सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद काम करते हैं और खुद उसमें आउटपुट निकल के आता है. दूसरा है रेगुलर वेज या सैलरीड वर्कर्स, जिनकी वेजेस चेंज होती रहती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एंड यू ऑल्सो हैव द ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स, जो कि डेली वेजेस के ऊपर काम करते हैं. तो तीनों के नंबर्स हमारे लिए सिग्निफिकेंट हो जाते हैं. The share of persons engaged in rural wage job rose to 23.1% from 22%. And ये specific quarterly numbers अगर आप चाहें तो नहीं भी याद रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो ब्रॉड पिक्चर है दैट नीड्स टू बी रिमेंबर. इसके अलावा आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ब्रिंग आउट मंथली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वेस फॉर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज फ्रॉम जनवरी नेक्स्ट ईयर, ताकि मंथली बेसिस पे हम फिगर आउट कर पाए, अंदाजा लगा पाए कि लेबर मार्केट में क्या स्टेटस है. तो दिस इज द न्यू चेंजेस विच हैव बीन ब्रॉट इन. तो आई थिंक दिस आर्टिकल इज वेरी सिग्निफिकेंट. अगला देखते हैं, एक आर्टिकल और है मेरे पास. इलॉन मस्क स्पेस एक्स लॉन्चेस इसरोस
न्यू सैटेलाइट जो N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ना, फर्स्ट फॉर इंडिया। पहली बार ऐसा हुआ है कि कंपनी स्पेस एक्स के साथ होने जा रही। तो इसरोज हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर बेसिकली गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट। जी सैट 20 नाम है इसका, और जिसको जी सैट N2 भी कहा जा रहा है। इसकी लॉन्च कहाँ से हुई है? तो दिस हैज बेसिकली बीन लॉन्च फ्रॉम केप कैनावरल इन द यूएस। अब प्लीज रिमेंबर, केप कैनावरल से लॉन्च हुआ है, तो अब ये पूछा जा सकता है एज अ प्लेसेस इन न्यूज का क्वेश्चन कि वेयर इज केप कैनावरल लोकेटेड? तो इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ फ्लोरिडा इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वो एरिया, वो प्लेस इन न्यूज अब ऑटोमेटिकली हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब लॉन्च का टाइम वगैरह हम चाहें तो ना याद रखें, लेकिन इस आर्टिकल में कुछ और कंटेंट है जो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। The satellite is equipped with 32 user beams, narrow spots over the northeast region and 24 wide spots beams over the rest of India. These 32 beams will be supported by hub stations located within mainland India. The Ka band STS communication payload provides a throughput of approximately 848 gigabytes per second. तो ये सारा डेटा, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो वो लोग कई बार उसके फीचर्स इंपॉर्टेंस देख लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। फिर जी सैट N2 सैटेलाइट फीचर्स के काका जिसे बोल रहे हैं, ट्रांसपॉन्डर्स ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, विच इज द कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। तो ये एक अलग कंपनी है। एक और कंपनी के बारे में हमें अंदाजा लगा और ये इसरो से रिलेटेड है, दैट मींस न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अनदर पोटेंशियल प्रीलिम्स का क्वेश्चन इज हियर। Its capacity of 32 beams with 48 Gbps throughput will cover India, including Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands. So it is going to try and cover the entire Indian subcontinent as a whole, including the islands areas of Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands. ठीक है, तो ये इस पूरे जो नई सैटेलाइट है उसकी रेंज है। इसमें फिर उन्होंने पेलोड कैपेसिटी भी लिखी है कि देयर आर गोइंग टू बी 3 पैराबोलिक 2.5 मीटर डिप्लॉयबल रिफ्लेक्टर्स with multiple feeds generating 32 spot beams over the Indian Ocean region using a single feed per beam configuration. Factual है, you have to remember this. And इसका mass, lift off mass approximately 4700 किलोग्राम है। मिशन की लाइफ अप्रोक्सीमेट 14 ईयर्स रहेगी, एंड इट इज द सेकंड डिमांड ड्रिवन सैटेलाइट ऑफ NSIL। NSIL इज द कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा इंडिया ने क्या इससे पहले भी कोई सैटेलाइट लॉन्चेस कराई हैं विदेश में? यस, आंसर इज यस। इंडिया रिलाइड ऑन फ्रांसिस लॉन्च सर्विस प्रोवाइडर एरियन स्पेस एजेंसी। एरियन स्पेस एजेंसी इज एन एजेंसी ऑफ फ्रांस for heavy satellite launches, but since the company did not have any operational rockets at present, India opted for SpaceX for now, whose Falcon 9, rocket का नाम था Falcon 9, can launch payloads of approximately 8,300 kg to geostationary transfer orbit. एक और टर्म हमें यहाँ पे मिल गया, which needs to be known about, GTO, geostationary transfer orbit क्या होता है। इसके अलावा यहाँ लिखा है, according to SpaceX, it was the 19th flight for Falcon 9, which previously launched in space's Hakuto R mission, Amazonas 6, CRS-27, Bandwagon 1 and 13 Starlink mission। ये सारे अलग अलग कंट्रीज के मिशन थे जो SpaceX का फैल्कन जो है पहले ही लॉन्च कर चुका है। इसमें रीसेंट एडिशन है जीसैट N2 सैटेलाइट जो इंडिया की। तो दिस इज प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन व्हिच आई थिंक द स्टूडेंट शुड मेक अ नोट ऑफ, एंड विद दिस आई वुड नाउ लाइक टू इनवाइट मनीष टू टेक दिस डिस्कशन फॉरवर्ड। थैंक यू सर। सर आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड समथिंग इन दैट आर्टिकल जो आप अभी डिस्कस कर रहे थे। इसमें क्या है कि जो इन फ्लाइट कनेक्टिविटी के लिए बहुत यूजफुल होगा, जो आप रिसेंट डिस्कस किए, ये सैटेलाइट इन फ्लाइट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कनेक्टिविटी के लिए। I have also two articles. The very first article is talking about the regulating fossil fuel like nuclear weapon. So first of all, we need to understand why we need to regulate the fossil fuel at that level. तो जो प्रॉब्लम हम आज से 50 years ago फेस कर रहे थे, दैट वाज द थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वेपन अक्रॉस द वर्ल्ड, द सेम थ्रेट, और यू कैन से कि द मोर देन दैट थ्रेट इज द क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इशू दैट वी आर फेसिंग राइट नाउ। तो इसको काउंटर करने के लिए जो अभी रिसेंटली COP29 क्लाइमेट चेंज का जो समिट बाकू अजरबैजान में हुआ था ना, तो मेनी स्मॉल ग्रुप ऑफ कंट्री और सिविल सोसाइटीज टॉकिंग अबाउट द फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी FFNPT। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जानना कि व्हाट इज NPT। जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी था वो क्या था? तो इट वाज साइंड इन 1968 in order to bring cooperation to prevent the spread of nuclear weapon and as well as nuclear technology। तो सेम कॉन्सेप्ट पे वी आर trying to make this
FFNPT। तो इसमें अभी क्या है, 13 पैसिफिक स्मॉल आइसलैंड जो कंट्रीज है, दे आर सपोर्टिंग इट, है ना, और दे आर डिमांडिंग इट टू, सो दैट वी कैन कंट्रोल द टेम्परेचर राइज, जो अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी विल बी अराउंड 3 डिग्री सेल्सियस। इसको हम मिटिगेट करके, इसको हम कम करके 1.5 डिग्री को टारगेट कर सकते हैं। तो दिस इज द पर्पस ऑफ दिस FFNPT। तो जो इसका कॉन्सेप्ट दूसरे पार्ट में है कि व्हाट इज FFNPT, तो ये सबसे पहले 2016 में कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया था पेरिस एग्रीमेंट के दौरान। और ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि टू मेक दिस ट्रीटी लीगली बाइंडिंग ऑन द नेशन टू एंड फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन, वाइंड डाउन एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन एंड मैनेज ए जस्ट ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी। तो जिसके जो 3 बेसिक पिलर्स जिस पे ये काम करेगा, फर्स्ट वन जो है इसका, वो है नॉन प्रोलिफरेशन, जिसमें क्या होगा, एंड द एक्सपेंशन ऑफ द कोल ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन। जो हमारी अभी की कैपेसिटी है उसको हम एज इट इज ही रखेंगे, हम नया और नहीं बढ़ाएंगे। और दूसरा है फेयर फेज आउट, वट एवर एग्जिस्टिंग सिस्टम वी हैव दैट इज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी और मेनी मेनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसको हम धीरे धीरे ट्रेडिशनल को फेज आउट करके रिन्यूएबल पे शिफ्ट करेंगे। एंड द थर्ड वन इज द जस्ट ट्रांजिशन, धीरे धीरे इक्वलिटी के साथ हम ट्रांजिट करें रिन्यूएबल एनर्जी पे। तो फिर इस आर्टिकल में एक बात करता है ये कॉन्सेप्ट का, जो 2000 अभी जो COP29 में आया था, न्यू कलेक्टिव क्वालिफाइड गोल। ये क्या है, इसका एम है टू एस्टेब्लिश ए न्यू फाइनेंशियल टारगेट टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन देयर क्लाइमेट एक्शन पोस्ट 25। तो जो क्लाइमेट फाइनेंस एक बहुत मेजर इश्यूज है, उसको उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये न्यू कलेक्टिव क्वालिफाइड गोल सेट किया गया, जो 2024 में COP29 में ही इसको किया गया था। एज फार एज इंडिया का सपोर्ट की बात करते हैं, इंडोर्समेंट की बात करते हैं इस ट्रीटी का, तो एज ऑफ नाउ इंडिया हैज नॉट सपोर्टेड इट, क्योंकि अभी हम ये प्रपोजल इंडिया के लेवल पे नहीं पहुंचा है। देर इज सम स्मॉल ग्रुप ऑफ कंट्रीज विच आर सपोर्टिंग दिस इनिशिएटिव। तो जब इंडिया लेवल पे आएगा तो आई होप कि इंडिया विल आल्सो डेफिनेटली हेल्प इंडोर्स इट, क्योंकि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो दिस इज द बेसिक टेक अवे ऑफ दिस आर्टिकल की इसमें कुछ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि FFNPT है क्या, दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और मेन पैरामीटर्स क्या है जिसके थ्रू ये काम करेगा। फिर कुछ आर्टिकल से, जैसे कि जो अभी G20 का समिट हो रहा है ब्राजील में, उससे रिलेटेड, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ चीजों को हाईलाइट किया कि ग्लोबल जो साउथ है हिट बाय गुड फूड फ्यूल क्राइसिस ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट। जो कॉन्फ्लिक्ट अभी आप इजराइल के और हमास के कारण, इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट है, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट रसिया यूक्रेन का, तो हाउ इट इज इम्पैक्टिंग द फूड। तो जो रसिया यूक्रेन वाला रीजन है, दैट इज ए मेजर सप्लायर ऑफ फूड, मेनली व्हीट की बात करें तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट किया है। इन द सेम वे जो मिडिल ईस्ट है, वो फ्यूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट बिकॉज ऑफ दैट एग्जिस्टिंग फाइट, ग्लोबल साउथ कंट्रीज फेसिंग चैलेंजेस रिलेटेड टू फ्यूल, और उस कारण से इन्फ्लेशनरी ट्रेंड देखा जा रहा है जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज है, एंड दे आर रियली सफरिंग अ लॉट। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये था कि जो इंडिया के प्रेसिडेंसी में जो G20 हुआ था, उसमें पीपल सेंट्रिक डिसीजन लेने की जो बात की गई थी, तो उसको इस जो अभी ब्राजील में हुआ है उसके थ्रू उसको प्रमोट करने की बात किया जा रहा है। तो यही बेसिक टेक अवे इस आर्टिकल में। फिर एक यहाँ पे एडिटोरियल है जिसमें बात किया जा रहा है कि मणिपुर में वी नीड टू इम्प्लीमेंट दैट आर्टिकल प्रेसिडेंट रूल थ्रू आर्टिकल 356। तो ये भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ये स्टूडेंट शुड नोट इट डाउन और इसको पढ़ना चाहिए। इसमें जो बेसिक टेक अवे है कि जो इसमें ये सजेस्ट किया है ऑथर ने कि प्रेसिडेंट शुड नॉट वेट फॉर द गवर्नर रिकमेंडेशन, इट ही शुड टेक सच इनिशिएटिव, और जो 356 है वहां पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और ये भी आर्टिकल बता रहा है कि देयर इज सच प्रोविजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रेसिडेंट को ये अलाउ करता है। फिर ये भी बात करता है कि इंसर्जेंसी की अगर बात करें तो इंसर्जेंसी बाकी स्टेट्स में भी है, बट उस लेवल पे नहीं है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम देखा गया है कि यहाँ पे जो सिविलियन है, दे आर फाइटिंग इन ऑर्डर टू सेव देयर लाइफ। तो यहाँ पे जो चैलेंज है वो थोड़ा अलग है।
उसके बाद से आर्टिकल जो 356 है, इसका इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, आप उसे भी देख के नोट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट। तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड स्टूडेंट शुड डेफिनेटली गो आफ्टर दिस। तो दिस इज द बेसिक टेक अवे फ्रॉम माई साइड, and with this I would like to conclude today's session. Thank you.